हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, जूलॉजी की इस क्लास में जिसमें अभी तक हम लोगों ने न्यूट्रिशन तक सब कुछ बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिस्पायरेशन। आज हम रिस्पायरेशन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 1 बाई 1 करके पढ़ेंगे, जिसमें आपको राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड सभी के पीजीटी लेवल तक के कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो जीआईसी हो, एलटी ग्रेड हो, पीजीटी हो, टीजीटी हो या फिर यूपी पीसीएस हो, सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे और उसके एक्सप्लेनेशन आपको आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जूलॉजी पूछी जाती है, सबके लिए आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्म में मिल जाएंगे। पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर और एक्सपायर ड्यूरिंग अ नॉर्मल रिस्पायरेशन इज कॉल्ड। सामान्य श्वसन प्रक्रिया के दौरान अंदर ली गई व बाहर निकाली गई वायु का आयतन क्या होता है? टोटल लंग कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या फिर वाइटल कैपेसिटी। जो हम लोग सांस लेते हैं और निकालते हैं वो पूछा जा रहा है कि उसका आयतन क्या होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा उसे क्या बोलते हैं? इसे श्वसन आयतन या फिर टाइडल वॉल्यूम के नाम से जाना जाता है। सामान्य श्वसन के दौरान जो अंदर ली गई या बाहर निकाली गई, जो हम लोग अंदर लेते हैं और जो बाहर निकालते हैं, इसी को क्या कहते हैं? टाइडल वॉल्यूम या फिर श्वसन आयतन कहा जाता है। अगर पूछा जाए ये कितना मिलीलीटर होता है, इसका मान कितना होता है, तो इसका मान जो होता है वो 500 मिलीलीटर होता है। कितना? 500 मिलीलीटर। इस प्रकार श्वसन आयतन के ऊपरी वायु आयतन का वह अतिरिक्त मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक अंतः श्वसित कर सकता है या अंतः श्वसन संरक्षित आयतन कहलाता है। मतलब कि जब कोई चीज़ खींच कर आप सांस लें, ऐसे करके जब सांस लेते हैं, ये अंतः श्वसन संरक्षित आयतन कहलाता है। और इसकी मात्रा अगर पूछ लिया जाए तो ये 33 मिलियन होता है, 3300 मिलियन होता है। कितना? 3300 मिलीलीटर होता है, 3300 मिलीलीटर होता है और ये 500 मिलीलीटर होता है। समान श्वसन जब हम कर रहे हैं, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, सो रहे हैं, इस टाइम जो श्वसन करते हैं वो 500 मिलीलीटर होता है। और जो हम खींच के ऐसे जब लेते हैं तो वो क्या होता है? ये खींच के जब सांस अंदर की जाती है तो उसे अंतः श्वसन कहते हैं और ये कितना होता है? 3300 मिलियन होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है, इसे टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है द रेशियो इन द स्टडी स्टेट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड पर यूनिट ऑफ टाइम इज टर्म्ड एज। स्थिर स्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्पादन व इस अवधि में ऑक्सीजन के उपभोक्ता के अनुपात को क्या कहते हैं? रिस्पायरेशन, रिस्पायरेटरी कॉन्सेंट, रिस्पायरेटरी एक्सचेंज रेशियो या फिर नन ऑफ दिस। स्थिर स्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्पादन व इस अवधि में ऑक्सीजन के उपभोग के अनुपात को क्या कहेंगे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, RQ, यानी कि श्वसन गुणांक कहेंगे। क्या कहेंगे? श्वसन गुणांक कहेंगे। श्वसन गुणांक का एक फार्मूला होता है। अगर आपसे श्वसन गुणांक पूछ लिया जाए तो श्वसन गुणांक का फार्मूला होता है मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन और उपयोग की गई ऑक्सीजन का आयतन। ये होता है श्वसन गुणांक, ठीक है, या श्वसन भागफल। ठीक, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस स्थिति में श्वसन भागफल 1 से कम होता है? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, कार्बनिक अम्ल का ऑक्सीकरण होता है, वसा का ऑक्सीकरण होता है या सुक्रोज का ऑक्सीकरण होता है? किस इसमें से वो कौन सी प्रक्रिया होगी जब श्वसन भागफल 1 से कम होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जब फैट का ऑक्सीकरण होता है या वसा का ऑक्सीडेशन होता है, तब श्वसन भागफल जो होगा वो 1 से कम हो जाएगा। श्वसन क्रिया के अंतर्गत विमुक्त कार्बन डाइऑक्साइड तथा उपयोग की गई ऑक्सीजन का अनुपात ही श्वसन भागफल कहलाता। अभी हमने आपको बताया। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका मान 1 से अधिक कब होगा, तो जब कार्बोहाइड्रेट के लिए श्वसन होगा तब 1 से अधिक होगा। जब क्या कहते हैं, फैट का ऑक्सीकरण होगा तब श्वसन 1 से कम होगा। ठीक, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
क्रेब्स साइकिल कंप्लीटेड इन, क्रेब्स चक्र संपन्न होता है न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म या माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्रेब्स चक्र जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है, न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। ये जो क्रेब्स चक्र है इसे और एक नाम से जानते हैं, वो क्या है, TCA, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र के नाम से भी इसे जाना जाता है, या इसी को सिट्रिक अम्ल चक्र के नाम से भी जाना जाता है। यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा से प्राप्त एसिटाइल कोएंजाइम A के ऑक्सीकरण के माध्यम से संग्रहित ऊर्जा को मुक्त करने के लिए रासायनिक अभिक्रियाओं की श्रृंखला रासायनिक अभिक्रियाओं की एक श्रृंखला है। यह एक उभयचर मार्ग है जिसमें आयतन और अपचयन और उपचयन दोनों ही होते हैं। ठीक, इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। ये कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसके और क्या नाम है, तो इसका और नाम साइट्रिक अम्ल या फिर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड इसका नाम है। ठीक है, TCA चक्र भी कहते हैं। ये क्रेब्स चक्र आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाया गया है। इसी को सिट्रिक एसिड साइकिल, क्रेब्स चक्र या फिर TCA चक्र के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्रेब्स चक्र एक उभयचर मार्ग है। क्रेब्स चक्र एक उभयचर मार्ग किसमें है, पहला दिया है, फिर दूसरा दिया है कि अपचयी मार्ग इसमें एक बिंदु पर आकर मिलते हैं और उपचयी मार्ग भिन्न होकर फैल जाते हैं। तो अभी इसके बारे में हमने आपको बताया था कि जो क्रेब्स चक्र है ये एक और दो दोनों ही बिल्कुल सही है कि ये एक उभयचर मार्ग होता है और इसमें अपचयी और उपचयी बिंदु जो है दोनों के बारे में बिल्कुल सही बात कही गई, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्रेव हैंसलिट चक्र को यह भी कहते हैं। क्रेव हैंसलिट चक्र यूपी PGT में आया हुआ क्वेश्चन कि क्रेव हैंसलिट चक्र को और किस नाम से जानते हैं। तो देखिए, क्रेब्स चक्र अलग होता है। क्रेब्स चक्र को ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र कहते हैं, सिट्रिक चक्र कहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्रेव हैंसलिट चक्र दिया, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, क्रेव हैंसलिट चक्र को यूरिया चक्र के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, यूरिया चक्र के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से ही सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, और इस तरह के और अच्छे क्वेश्चन पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कि क्रेव हैंसलिट चक्र क्या होता है, यूरिया चक्र होता है। देखिए, मनुष्य और अन्य जितने स्तनधारी होते हैं वो उत्सर्जित नाइट्रोजन का लगभग 80% यूरिया के रूप में उनमें पाया जाता है, और यकृत कोशिकाओं के साइटोसॉल और माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में होने वाली प्रक्रियाओं के समूह के रूप में यूरिया चक्र या क्रेब्स हैंसलिट चक्र कहा जाता है। ठीक है, ये कहाँ होता है, ये प्रोसेस कहाँ होता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये लीवर में होता है। कहाँ पे होता है, लीवर में होता है। ठीक, यूरिया चक्र में होता क्या है, तो यूरिया चक्र में रक्त से अमोनिया को अलग किया जाता है और यूरिया में परिवर्तित किया जाता है, जो अंततः क्या होता है कि मूत्र के द्वारा जो है उत्सर्जित हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, तो ये लीवर में होता है। पहले ये रक्त से अमोनिया बनेगा और अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस होती कहाँ है, तो लीवर में होती है। अगला क्वेश्चन, बोलने की अवधि में निम्नलिखित में से कौन सा वाक तंतुओं के कंपन के लिए उत्तरदायी है, लिगामेंट, टेंडन, इंस्पायर्ड एयर या एक्सपायर्ड एयर। जब हम बोलते हैं तो जो हमारे ओकल कार्ड होते हैं वो जो हिलते हैं जिससे ध्वनि निकलती है, ध्वनि जनरेट किससे होती है, हमारे ओकल कार्ड से ही। वही पूछा जा रहा है कि क्या हम करते हैं, मतलब कौन सा अंतः श्वसन करते हैं, निःश्वसन करते हैं, किससे जो है वो ध्वनि उत्पन्न करती है। तो जो हम एक्सपायर्ड करते हैं, निःश्वसन करते हैं, जब हम सांस छोड़ते हैं ना, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे ऊपरी वायुमार्ग से हमारी श्वास नली और फेफड़ों में हवा की प्रवाह को अनुमति देता है, स्वर यंत्र खुलते हैं। जब बोलना चाहते हैं हम अपने मुखर सिलवटों से यानी ओकल कार्ड को बंद कर देते हैं और सांस छोड़ना शुरू कर देते हैं। जब हम सांस छोड़ते हैं ना तो उस हमारे ओकल कार्ड पे दबाव पड़ता है और उसमें एक कंपन उत्पन्न होती है और उसी कंपन से क्या होता है, ध्वनि जनरेट होता है। तो ये किससे होता है, श्वास छोड़ने के टाइम। ओके, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यूपी TGT बायोलॉजी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला, रिस्पायरेटरी कॉन्सेंट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड इज, कार्बनिक अम्ल का श्वसन गुणांक होता है। कार्बनिक अम्ल का श्वसन गुणांक कितना होता है, 0, 1, 1 से कम या 1 से अधिक। तो अभी हमने बताया था फैट का 1 से कम होगा और कार्बनिक अम्ल का क्या होगा, 1 से अधिक होगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। श्वसन गुणांक मापते कैसे हैं, तो मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन और प्रयुक्त ऑक्सीजन का आयतन, इसको मिला के हम जो है कार्बनिक अम्ल का श्वसन गुणांक जो है वो मापते हैं। अगला, ग्लाइकोलाइसिस के संबंध में क्या सही नहीं है, ग्लाइकोलाइसिस क्या नहीं है। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्या सही नहीं है पूछा है। ठीक है, पहला है केवल ऑक्सीजीओ में होता है, पहला ही बिल्कुल गलत हो गया। क्यों,
क्योंकि ग्लाइकोलिसिस जो है ये सभी जीवों के कोशिका द्रव्य में होता है। ठीक है, इनके तहत ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है या कोशिकीय अपचयन के लिए ऊर्जा निकालने के लिए ग्लूकोज में टूटने का पहला कदम होता है ग्लाइकोलिसिस। और यह प्रक्रिया कोशिका द्रव्य के साइटोसाल में ऑक्सीजन की उपस्थिति व अनुपस्थिति दोनों में ही होता है, यानी ऑक्सी एरोबिक एंड अनएरोबिक दोनों में ही ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया होती है। ठीक, यह कोशिका श्वसन का प्रथम चरण होता है। पहला गलत है, बाकी सब सही है। अगला क्वेश्चन, खांसी आ रही है उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं आपसे। क्वेश्चन है, द इक्वेशन लैक्टेट एलानिन ग्लिसरॉल, फिर है ग्लूकोज रिप्रेजेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जो समीकरण है लैक्टेट एलानिन ग्लिसरॉल और ग्लूकोज, ये क्या दर्शाता है? ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोजेनोलिसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोलाइसिस या ग्लाइकोजेनोलिसिस दोनों। देखिए इसमें बहुत माइन्यूट सा अंतर होता है और इस प्रक्रिया पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी। जब लैक्टेज एलानिन ग्लिसरॉल में ग्लूकोज में चेंज होता है तो ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या कहलाता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द साइट ऑफ क्रेब्स साइकिल इन सेल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता है कि क्रेब्स साइकिल की साइट कौन सी है। क्रेब्स साइकिल जो होता है, जो क्रेब्स साइकिल चलती है वो कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल चलती है। इसे सिट्रिक साइकिल मतलब सिट्रिक एसिड चक्र या फिर ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र के रूप में जाना जाता है। क्रेब्स चक्र में विभिन्न प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला शामिल होती है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा जैसे अणुओं के टूटने से ऊर्जा निकलती है। यह ऊर्जा एटीपी के रूप में निकलती है। एटीपी जिसे एडेन ट्राईफास्फेट कहा जाता है, जो हमारे एनर्जी का स्रोत होता है, वो इसी क्रेब्स साइकिल के माध्यम से निकलती है। और अगर पूछा जाए माइटोकॉन्ड्रिया में भी कहाँ होती है ये क्रेब्स चक्र, तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में जो पाया जाने वाला द्रव्य होता है जिसे मैट्रिक्स कहा जाता है, वहाँ पे ये क्रेब्स चक्र होती है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है क्रेब्स चक्र के द्वारा, इसीलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, द टाइडल वॉल्यूम इज ह्यूमन बींग्स इज, मनुष्यों में श्वसन आयतन होता है 150 ml, 500 ml, 400 मतलब 4500 ml या फिर 1500 ml। तो अभी हमने बताया था मनुष्य में जो श्वसन वॉल्यूम होता है वो 500 ml होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। ऑक्जेलिक अम्ल का आरक्यू क्या है? ऑक्जेलिक अम्ल का आरक्यू पूछा है 0.8, 1.0, 4.0, 0.7। राजस्थान स्कूल टीचर में आया हुआ क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 4.0। देखिए, किसी जीव की कोशिका या ऊतक में श्वसन की क्रिया के अंतर्गत विमुक्त होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड के आयतन तथा उपयोग किए जाने वाले ऑक्सीजन के अनुपात को श्वसन गुणांक कहते हैं। मैंने कई बार आपको बताया, जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और जो ऑक्सीजन इनटेक किया जाता है, इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है? श्वसन गुणांक कहलाता है। अब आपसे पूछा है ऑक्जेलिक अम्ल का आरक्यू। ऑक्जेलिक अम्ल का आरक्यू जो होता है वो होता है 4.0 होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पेटेंट कार्पस उपकरण किस क्रिया की दर निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त होती है? पेटेंट कार्पस अपर्चर इज यूज टू डिटरमाइन द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, फोटोसिंथेसिस, रिस्पायरेशन या फोटो रिस्पायरेशन। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, रेस्पायरेशन। पेटेंट कार्पस उपकरण श्वसन की क्रिया की दर निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त होता है। किसका? रिस्पायरेशन की दर निर्धारित करने के लिए। पेटेंट कार्पस श्वसन उपकरण पहला मानव पूरे कमरे का ओपन सर्किट अप्रत्यक्ष कैलोरीमीटर, एक मनुष्य के आकार के कमरे का उपयोग श्वसन में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को मापने के लिए मैक्स वान पेटेंट कार्पस ने 1860 में किया था। ठीक है, कब किया था? 1860 में। और इन्हीं के नाम पे इसका नाम पेटेंट कार्पस उपकरण रख दिया गया। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द वेंटिलेशन मूवमेंट ऑफ द लंग्स इज मैमल्स आर ग्रुप्ड बाय। स्त्री में फेफड़े का वायवीय गति का नियंत्रण होता है डायाफ्राम, कॉस्टल मसल्स, मसल्स वॉल ऑफ लंग या बोथ ए एंड बी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। यानी कि अस्तनी में फेफड़े का वायवीय गति का नियंत्रण डायाफ्राम और कॉस्टल मसल दोनों के द्वारा होता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्यायाम के दौरान हांफना या सांस चढ़ना किसके द्वारा होता है? ड्यूरिंग एक्सरसाइज, पेंटिंग इज ड्यू टू थकान के कारण, कपकपी, ऑक्सीजन की कमी या पेशीय क्षय। जब हम व्यायाम करते हैं या हम दौड़ते हैं तो क्या होता है कि हम हांफने लगते हैं या हमारा सांस फूलने लगता है, तो वो किसके कारण होता है? तो वो ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। किसके कारण होता है? ऑक्सीजन की कमी के कारण। क्योंकि जब हम व्यायाम करते हैं तो उस दौरान जो व्यक्ति होता है उसकी आरबीसी द्वारा, मतलब उसकी जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स, उसको ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाती है और पार्विक एसिड जो है वो लैक्टिक एसिड में बदल जाता है, इसलिए व्यक्ति हाँफने लगता है। अगर पूछा जाए थकान क्यों होता है, जब हम व्यायाम करते हैं तो हम थक भी तो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि मांसपेशियों में बनने वाला जो लैक्टिक अम्ल है उससे मांसपेशियों में दर्द पैदा होता है। कपकपी क्यों होती है? तो मांसपेशियों का ऑक्सीजन की आपूर्ति कम होने के कारण संकुचन शुरू हो जाता है, इसीलिए इसमें कपकपी होने लगती है। और पेशीय क्षय कब होता है? तो ऑक्सीजन की आपूर्ति रुकने से ही पेशीय क्षय होता है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि एक्सरसाइज बहुत तगड़ी जो क्या बोलते हैं उसको, जो दौड़ने वाली एक्सरसाइज की जाती है, क्या बोलते हैं उसको, उस पे जब खड़े होकर व्यक्ति कंटिन्यू अपने पैर को चलाता रहता है तो आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े अभिनेता वगैरह की डेथ हो गई है। क्यों? क्योंकि उनको ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाया और उनके मांसपेशियों का जो है क्षय हो गया, इसीलिए उनकी मृत्यु भी हो जाती है। लेकिन जो हाफना होता है वो किस कारण होता है? तो ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। ठीक, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शारीरिक गतिविधि या व्यायाम के दौरान ग्लूकोज का दहन या ऊर्जा का अत्यधिक व्यय निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? किसके कारण होगा? थकान, कपकपी, ऑक्सीजन की कमी या पेशीय क्षय? उम्मीद है इसका जवाब आप खुद ही दे पाएंगे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन पीसीएस और पीजीटी दोनों में आया हुआ है, आप खुद देख लीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ऑक्सीजन की कमी के कारण ऐसा देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, हीमोसाइनिन एक श्वसन वर्णक है जिसमें उपस्थित होता है आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, मैंगनीज। हीमोसाइनिन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, इसमें क्या पाया जाता है? इसमें जो पाया जाता है वो कॉपर होता है। क्या होता है? कॉपर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हीमोसाइनिन एक श्वसन वर्णक है जिसमें तांबा जो है वो उपस्थित होता है। तांबे का रंग नीला होता है, इसलिए हीमोसाइनिन तांबे की उपस्थिति के कारण नीले रंग का होता है। जैसे हमारा जो ब्लड होता है इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण हमारे ब्लड का रंग लाल होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन में हीम नामक पिगमेंट पाया जाता है जो रेड कलर का होता है, और हीमोसाइनिन में जो साइनिन होता है, हीमोसाइनिन, ये ब्लू कलर का होता है। तांबा, क्योंकि इसमें तांबा पाया जाता है इसलिए ये ब्लू कलर का होता है। अब पूछा जाएगा हीमोसाइनिन पाया किस में जाता है? तो हीमोसाइनिन जो है ये मोलस्का संघ के जितने एनिमल है, मोलस्का संघ के एनिमल किंगडम, हमने आपको इसी चैनल पे बहुत अच्छे से पढ़ाया है एनिमल किंगडम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। उसमें हमने आपको एक फाइलम बताया था मोलस्का। इस मोलस्का के जितने भी एनिमल होते हैं उसमें हीमोसाइनिन पाया जाता है, जिसके कारण उनके जो ब्लड का रंग होता है वो ब्लू होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जबकि बात करें लोहा हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, और मैग्नीशियम जो है ये क्लोरोफिल में उपस्थित होता है, जबकि मैग्नीज किसी भी श्वसन वर्णक में नहीं पाया जाता है। अगला, ग्लाइकोलिसिस के दौरान एक कोशिका में ग्लूकोज के एक अणु पार्विक अम्ल के दो अणुओं में टूट जाने पर एटीपी अणु का शुद्ध लाभ क्या होगा? मतलब जब ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया होती है, इसके दौरान जब एक कोशिका में ग्लूकोज के एक अणु पार्विक अम्ल के दो अणुओं में टूट जाते हैं, तब एटीपी अणुओं का शुद्ध लाभ क्या होगा? तो क्या होगा? 2 होगा। कितना होगा? 2 होगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कितना होगा? 2 होगा। ग्लाइकोलिसिस, क्रेब चक्र और इलेक्ट्रॉन परिवहन, ये 3 होते हैं, और इसमें जब ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज पायरुवेट के 2 अणुओं में टूट जाते हैं, जो शुद्ध लाभ होता है वो 2 एटीपी का होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो आपका पीसीएस और टीजीटी दोनों में आया हुआ है, एम्बेडेड मेयर हाफ मार्ग प्रदर्शित करता है। एम्बेडेड मेयर हाफ मार्ग क्या प्रदर्शित करता है? ग्लूकोज का पार्विक अम्ल में चरणबद्ध डिग्रेडेशन, गैर कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज का गठन, एसिटिल डिहाइलाइड का एथिल अल्कोहल में रूपांतरण, या फिर बीटा ऑक्सीकरण। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्लूकोज का पार्विक अम्ल में चरणबद्ध डिग्रेडेशन एम्बेडेड मेयर हाफ मार्ग दर्शाता है। एम्बेडेड मेयर हाफ मार्ग क्या दर्शाता है? तो ग्लूकोज का पार्विक अम्ल में चरणबद्ध विघटन को दर्शाता है। एम्बेडेड मेयर हाफ मार्ग को ग्लाइकोलिसिस चयापचय मार्ग के नाम से भी जाना जाता है, जो ग्लूकोज को पायरुवेट में परिवर्तित कर देता है।
ठीक है। ग्लाइकोलिसिस का अगर बात करें ग्लाइकोलिसिस का, तो सबसे सामान्य प्रकार एम्बेडेड मेयरहाफ परनास होता है, जिसे आप EMP पाथवे के नाम से भी जानते हैं। ठीक, सही जवाब इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस बाय व्हिच ATP मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम ADP इज कॉल्ड। ATP के अणु जब ADP द्वारा निर्मित होते हैं तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? फर्मेंटेशन, ट्रांसमिथाइलेशन, फास्फोराइलेशन या फिर हाइड्रोजिनेशन। जब ATP के अणु ADP द्वारा निर्मित होते हैं तो क्या होता है? पहले तो जानिए ATP और ADP कहीं कहीं इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, ये है क्या? तो ATP एडेनिन ट्राइफॉस्फेट और ADP एडेनिन डाइफॉस्फेट होता है। ठीक है, किसी प्रक्रिया द्वारा, जिस प्रक्रिया द्वारा ADP से ATP बनता है उसी को क्या कहते हैं? वही पूछ जा रहा है, उसको क्या कहते हैं? उसको फास्फोराइलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या कहते हैं? फास्फोराइलेशन कहते हैं। आप लोग भी कमेंट किया करिए, टाइप किया करिए, इससे आपको भी एक्टिव चीज़ें याद होंगी, सब कॉन्शियस माइंड में आपके जाके सेव रहेंगी। जब आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखेंगे ना तो आप फट से मार्क कर लेंगे। या तो आप कॉपी पेन ले लीजिए, नोट करते रहिए। अगर नहीं आप उठना चाह रहे हैं, लेटे लेटे ही पढ़ना चाह रहे हैं, या कहीं ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ कॉपी पेन अवेलेबल नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में ही टाइप किया करिए। ये मत सोचा करिए ये रिकॉर्डेड वीडियो है, मैं आपके हर एक कमेंट को बाद में रीड करती हूँ। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ही टाइप करते रहा करिए, जो हम पूछते रहते हैं उसको टाइप करते रहा करिए। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फास्फोराइलेशन कहते हैं, क्योंकि एक PO4 यानी फास्फेट ADP में जुड़कर ATP का निर्माण करता है। ठीक है, यानी कि ADP है, इसमें जब एक फास्फेट जुड़ जाता है तब क्या बन जाता है? ATP बन जाता है। ठीक है, और इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? फास्फोराइलेशन कहते हैं। ठीक, ऑप्शन कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, फट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करा करिए। और अगर पसंद आ रहा है वीडियो, कोई एफर्ट हमारा अच्छा लग रहा है, वो भी कमेंट करके बताया करिए। किसी क्वेश्चन का जवाब, कोई क्वेश्चन पूछ रही है उसका जवाब भी कमेंट बॉक्स में बताया करिए। हमें भी लगेगा कि हाँ, हमारे जो साथी हैं, हमारे जो सहयोगी हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो हमारे साथ एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। देखिए, हमें आपसे इस वीडियो का कोई चार्ज तो मिल नहीं रहा, कोई पैसा तो मिल नहीं रहा, बस आप लोगों का कमेंट ही हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। और हम आगे भी, जैसे मुझे खांसी आ रही है लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो ला रही हूँ, ये मेरा कोई एहसान नहीं है, ये मत सोचिएगा कि मैं एहसान दिखा रही हूँ। बस मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपका एग्ज़ाम बहुत पास है। 9 और 10 तारीख को आपका PGT का एग्ज़ाम है, 9 और 10 मई को, और 3 और 4 जून को आपका TCT का एग्ज़ाम है। तो टाइम ज़्यादा बचा नहीं है कि वीडियो आपके लिए ना बनाया जाए, या खांसी है, तबीयत ख़राब है तो कुछ दिन रुक के बनाया जाए। लेकिन देखिए, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत मिलती है। या तो इंसान को, मतलब देखिए, जैसे कहा जाता है ना, भय बिन होए न प्रीत, या फिर ऐसा है कि आप लोग को फ्री की चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं, आप उसका मतलब कीमत नहीं समझ पा रहे हैं, कुछ तो ऐसा है। अगर आप इसी वीडियो को देखने के लिए 50 रुपये भी पे किए होते ना, तो आप कमेंट भी करते, लाइक भी करते, सब्सक्राइब भी करते और दूसरों को शेयर भी करते। लेकिन इतनी अच्छी चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, तो हो सकता है इसलिए आप शेयर, लाइक और सब्सक्राइब नहीं करना चाहते हो, कमेंट ना करना चाहते हो। अब क्या प्रॉब्लम है ये आप ही लोग जान सकते हैं। लेकिन देखिए, मुझे भी ना मोटिवेटेड रहने के लिए आपके कमेंट की, आपके लाइक की, आपके सब्सक्राइब की, आपके शेयर की ज़रूरत है। तो प्लीज़ इतना कर दिया करिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते हैं, बुरा मत मानिएगा, अदरवाइज मत लीजिएगा कोई बात। अगर किसी को कोई बात मेरी बुरी लगी हो तो उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं, क्षमा प्रार्थी हैं। अगला क्वेश्चन है, द फ्यूरेज एंजाइम रूपांतरित करता है, द फ्यूरेज एंजाइम कन्वर्टेड सक्सेनिक एसिड टू फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड इंटू मैलिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड इंटू मैलेइक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड इंटू सेट्रिक एसिड। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। फ्यूमेरेज एंजाइम जो है ये फ्यूमेरिक एसिड को मैलिक एसिड में परिवर्तित करता है। और ये जो अभिक्रिया होती है, ये परिवर्तन जो होता है, ये कहाँ पे होता है? तो ये क्रेब्स चक्र में होता है। कहाँ पे होता है? क्रेब्स चक्र में होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, फ्यूमेरेज एंजाइम फ्यूमेरिक एसिड को मैलिक एसिड में कन्वर्ट करती है। देखिए यहाँ मैलेइक दिया है, तो मैलेइक नहीं, मैलिक एसिड में। ठीक है, इस चीज़ पर आप ध्यान दीजिएगा, हल्का सा चेंज करके एग्जामिनर आपको कन्फ्यूज करने का कोशिश करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ऑक्सीजन का उपयोग प्रत्यक्ष रूप से करती है? ग्लाइकोलाइसिस, फर्मेंटेशन, क्रेब्स चक्र या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन।
जिसमें ऑक्सीजन का प्रत्यक्ष यूज किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जिसे ईटीएस सिस्टम कहा जाता है, जिसे श्वसन श्रृंखला के रूप में भी जाना जाता है। ये वायवीय कोशिकाओं में अंतिम मार्ग है जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन में स्थानांतरित किया जाता है। ईटीएस में ऑक्सीकरण रिडक्शन एंजाइम, सह एंजाइम और इलेक्ट्रॉन वाहक साइटोक्रोम की एक श्रृंखला शामिल होती है। ईटीएस अभिक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली में होती है। ईटीएस कोशिकीय श्वसन में ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलीकरण होता है और एटीपी का उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द सेलुलर मैकेनिज्म व्हिच मेक डायरेक्ट यूज ऑफ ऑक्सीजन इन द एनर्जी प्रोडक्शन इज। ऊर्जा उत्पादन में ऑक्सीजन का प्रत्यक्ष रूप से उपयोग करने वाला कोशिकीय तंत्र है? ग्लाइकोलिसिस, फर्मेंटेशन, क्रेब्स साइकिल या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन। प्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा का उपयोग, ऑक्सीजन का उपयोग कौन करता है? ईटीएस करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन करता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद है सिट्रिक एसिड, पायरुविक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड या लैक्टिक एसिड। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पायरुविक एसिड। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद जो होता है वो पायरुविक एसिड होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ग्लाइकोलिसिस क्या है? तो ग्लूकोज के एक अणु का ऑक्सीकरण होता है जिसके अंतिम उत्पाद के रूप में पार्विक अम्ल के 2 अणु बनते हैं। कितने? 2 अणु। ग्लाइकोलिसिस का अर्थ है ग्लूकोज का टूटना और पार्विक अम्ल का बनना। अगर आपसे इसका अर्थ पूछ लिया जाए तो ग्लूकोज का टूटना और पार्विक अम्ल का बनना। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उपापचयी जल किस प्रक्रिया का एक उत्पाद है? मेटाबॉलिक वाटर इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ। बाई प्रोडक्ट पूछा है, ठीक है। मेटाबॉलिक वाटर किसका बाई प्रोडक्ट है? डाइजेशन, एक्सक्रीशन, मसल एक्टिविटी या टिश्यू रिस्पायरेशन। ये क्वेश्चन आप खुद देखिए कितनी बार कितनी एग्जाम में आया है। पीसीएस प्री 97, 98, टीजीटी बायोलॉजी 2003, पीजीटी बायोलॉजी, टीजीटी बायोलॉजी 2010। ये क्वेश्चन आप स्टार मार्क कर लीजिए। हो सकता है ये पीजीटी या टीजीटी में से किसी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए। उपापचयी जल किस प्रक्रिया का एक उपोत्पाद है, यानी बाई प्रोडक्ट है? ये टिश्यू रिस्पायरेशन का है। किसका? टिश्यू रिस्पायरेशन का। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज हाइड्रोलाइज होकर ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड और जल के 2 प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, और ये इसी का बाई प्रोडक्ट है। अब देखिए आपको एक दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाए? 6 कार्बन डाइऑक्साइड बनाए और 6 जल बनाए और इसका बाई जो ऊर्जा है वो निकला। ठीक है, जल क्या हो गया? ये बाई प्रोडक्ट हो गया, ये मेन प्रोडक्ट हो गया, ये एनर्जी रिलीज हो रही। तो यही पूछा जा रहा है जल किसका बाई प्रोडक्ट है? तो टिश्यू रिस्पायरेशन का। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, ब्रीदिंग इज कंट्रोल्ड बाई। श्वसन को नियंत्रित किया जाता है लंग्स द्वारा, ट्रैकिया द्वारा, मेडुला ऑब्लंगेटा द्वारा या रिब्स के द्वारा। श्वसन को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो हम सभी को पता है श्वसन की क्रिया मेडुला ऑब्लंगेटा द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। यह जो मेडुला ऑब्लंगेटा होता है ये हमारे पश्च मस्तिष्क का भाग होता है और पोन्स द्वारा मध्य मस्तिष्क से जुड़ा होता है। रीढ़ की हड्डी के साथ भी यह बना रहता है और जितने हमारे अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं उनको कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लंगेटा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, ड्यूरिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एटीपी इज कंज्यूम्ड। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के दौरान एटीपी का उपभोग किया जाता है? ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट, सिट्रिक एसिड से आइसोसाइट्रिक अम्ल या फिर पायरुविक एसिड से एसिटिलिक कोएंजाइम ए या फिर आइसोसाइट्रिक अम्ल से सिस एकोनिटिक एसिड। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फोट प्रक्रिया के दौरान एटीपी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटीपी है, एटीपी क्या है? एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। ये है क्या? एक एंजाइम जो ऑक्सीकरण से आता है, एक हार्मोन्स, उच्च ऊर्जा फास्फेट बंध के साथ एक अणु या फिर एक प्रोटीन। ये क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अ मॉलिक्यूल्स विद हाई एनर्जी फास्फेट बॉन्ड। एक मॉलिक्यूल है जो फास्फेट बंध के साथ जुड़ा होता है, एटीपी। ठीक, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब। इसका फुल फॉर्म अगर पूछ ले तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगला, साइटोक्रोम ऑक्सीडेजेस पाए जाते हैं। साइटोक्रोम ऑक्सीडेजेस आर फाउंड ऑन क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। पहला ही बिल्कुल सही जवाब है। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज और साइटोक्रोम रिडक्टेज माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी में पाए जाते हैं या क्रिस्टी आंतरिक माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली के सतह में होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
अगला, इन मैमल्स आर्टिनॉइड कार्टिलेज आर फाउंड एसोसिएटेड विद, स्तनधारियों में एरिटिनॉइड्स कार्टिलेज पाए जाते हैं जो किससे संबंधित होते हैं? सही जवाब हो जाएगा ये संबंधित होते हैं लैरिंक्स से। किससे? लैरिंक्स से, यानी वॉइस बॉक्स ग्रसनी से संबंधित होते हैं। ठीक है, लैरिंक्स क्या होता है? जिसे वॉइस बॉक्स कहा जाता है। ये ग्रसनी और श्वास नली के बीच में स्थित होता है। जो हम बोल रहे हैं, जो हमारे वॉइस निकल रही है, उसके लिए ये जिम्मेदार होता है और इसी से ये संबंधित होते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इन एनिमल सेल एनर्जी रिच सब्सटेंस इज प्रोड्यूस इन, चंद कोशिकाओं में ऊर्जा युक्त पदार्थ उत्पन्न होता है। न्यूक्लियस, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या सेल मेम्ब्रेन। तो कहाँ से होता है? हम सभी को पता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के द्वारा क्रेब्स चक्र चलता है, ग्लाइकोलिसिस होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। ये तीनों ही कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और एटीपी का निर्माण होता है और ऊर्जा मुक्त होती है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये डबल मेम्ब्रेन होता है। ये आउटर मेम्ब्रेन है, नीचे वाला मेम्ब्रेन इसका फोल्ड हो जाता है। ये इनर मेम्ब्रेन है और ये फोल्ड फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है और इसी के बीच में जो द्रव्य पाया जाता है इसे मैट्रिक्स कहा जाता है और जो इसके ऊपर पाया जाता है इसे क्रिस्टी कहा जाता है। ठीक है, इसी में F1, F0, F0 पार्टिकल भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, वायु की समान मात्रा जो प्रत्येक सांस की अनैच्छिक रूप से ली और छोड़ी जाती है क्या कहलाती है? अब देखिए, जो अनैच्छिक रूप से ली गई, यानी जो हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, कहीं सो रहे हैं, जग रहे हैं, जिसमें हमारी इच्छा भी नहीं है लेकिन हम फिर भी ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, वो क्या कहलाती है? तो हमने देखा था वही क्या कहलाती है? टाइडल वॉल्यूम कहलाती है। और ये कितनी होती है? तो ये 500 ml होती है, एक स्वस्थ मनुष्य की होती है। अब देखिए, यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जैसे देखिए टाइडल वॉल्यूम होता क्या है? तो टाइडल वॉल्यूम जो हम सांस लेते हैं और जो हम छोड़ते हैं, ये टाइडल वॉल्यूम होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए टीएलसी क्या है, तो टीएलसी टोटल लंग कैपेसिटी होता है। वीसी क्या है? वो बीसी कितना है, यानी वाइटल कैपेसिटी कितनी है? तो वाइटल कैपेसिटी, बीसी को वाइटल कैपेसिटी कहते हैं, आरवी को रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, और 4600 + 1200 ये फेफड़े की कुल महत्वपूर्ण क्षमता होती है। अगर पूछ लिया जाए कि हम कितना श्वसन लेते हैं, मतलब श्वसन कितना करते हैं, कितना लेते हैं, तो 5800 या फिर 6 लीटर लगभग जो है हम लोग श्वसन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, साइनाइडेरियन एपिथेलियल पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? ट्रेकिया में, नेजल पासेज, ओमेन कैप्सूल या हेनले लूप, कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नेजल पैसेज में। सनाइडेरियन एपिथेलियल नासा मार्ग में पाई जाती है। सनाइडेरियन बाह्य त्वचा पर बाह्य त्वचा परत नासा गुहा तथा परानाशा साइनस में पाई जाने वाली एक परत है। इसका निर्माण पचाबी स्तंभी उपकला से होता है। इसमें चूसक कोशिकाएं पाई जाती हैं जो म्यूकस का स्रावण करती हैं। ठीक, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द टोटल लंग कैपेसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द, संपूर्ण फुफ्फुस धारिता को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? यानी टोटल लंग कैपेसिटी किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? टीएलसी, टोटल लंग कैपेसिटी, ये होती कितनी है? टोटल लंग कैपेसिटी आप बताइए, टोटल लंग कैपेसिटी कितनी होती है? तो टोटल लंग कैपेसिटी होती है 5800 या फिर होता है 6 लीटर। कितना? 6 लीटर। और ये किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो टोटल लंग कैपेसिटी इक्वल टू हमने आपको बताया था VC + RC, यानी वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अभी रेस्पिरेशन से और भी क्वेश्चन बचे हैं, आपको इस तरह से एक्सप्लेन करके एक एक चीज़ पढ़ना है या फिर हम क्वेश्चन पढ़ें और आंसर बताते जाएं, इस तरह से पढ़ना ज़्यादा क्वेश्चन कवर होगा, या फिर इस तरह से एक एक चीज़ एक्सप्लेन करके पढ़ना, कैसे पढ़ना है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। अगला वीडियो आपको उसी पे आधारित मिल जाएगा। कोई और बुक पढ़नी है, कोई और ऑथर की किताब पढ़नी है तो आप उसको भी बता सकते हैं। किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसको भी बता सकते हैं। बाकी हमारा वीडियो कैसा लगा राय ज़रूर दीजिएगा, हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। थैंक यू सो मच।